खुशामदीद। आज हम ईरान इजराइल तनाज़े पर बात कर रहे हैं। कुछ ज़राए तो इसे मशरिक़ वस्ता की जंग का खतरा भी कह रहे हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि इस पेचीदा मामले को थोड़ा समझें। इसकी तारीख क्या है, आजकल क्या हो रहा है और सबसे अहम, आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा है। बिल्कुल। और देखें, ये कोई आज की बात नहीं है। ये दुश्मनी तो दहाइयों पुरानी है, लेकिन अब ये ज्यादा खुली और खतरनाक होती जा रही है। जराए यही बताते हैं कि इसराइल, जिसे जाहिर अमेरिका की पूरी हिमायत हासिल है, वो ईरान को अपने वजूद के लिए ही खतरा समझता है। अच्छा, वजूद के लिए खतरा? उसकी वजह? जी, उसकी बड़ी वजूहात हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम, जिस पर काफी शुकूक व शुबहात हैं, और फिर ईरान के जो इत्तेहादी ग्रुप्स हैं खित्ते में, जैसे लबनान में हिजबुल्लाह है, फिलिस्तीन में हमास, जिन्हें प्रॉक्सी कहा जाता है। बिल्कुल, प्रॉक्सी तंजीमें, यानी वो ग्रोह जो किसी हद तक ईरान के इलाकाई मफादात के लिए काम करते नजर आते हैं। और दूसरी तरफ ईरान का क्या मौकफ है? ज़राए उनके बारे में क्या कहते हैं? देखें, ईरान का इल्जाम है कि इसराइल मुस्लिम दुनिया में अदम इस्तेहकाम फैला रहा है। वो बात करते हैं खुफिया ऑपरेशंस की, साइबर हमलों की, और खास तौर पर जो उनके जौहरी साइंसदानों के कत्ल के वाकयात हुए, ईरान उन्हें खुली जारहियत समझता है, यानी जंगी इक़दामात। सही। तो ये इल्जामात फिर एक तरह से जवाबी कार्रवाई का जवाब भी बनते होंगे। यकीनन। और ये जो कशमकश है ना, ये वक्त के साथ बदली भी है। पहले ये जरा सर्द जंग जैसी थी ज्यादातर। सर्द जंग से क्या मुराद है यहाँ? साइबर हमले वगैरह? जी, साइबर हमले, प्रॉक्सी गुरोहों के जरिए लड़ाइयां, खुफिया कार्रवाइयां। लेकिन अब खास तौर पर शाम को अगर देखें तो वहां ज्यादा बराह रास्त टकराव नजर आ रहा है। अच्छा। जराए बता रहे हैं कि 2024 और अब 2025 में ये कशीदगी बहुत बड़ी है। जैसे शाम के अंदर ईरानी अड्डों या मुफादात पर इसराइली फौजियाई हमले हुए हैं। और ऐसी भी इतलात हैं कि शायद इसराइल ईरान की जौहरी तंसीबात के खिलाफ ज्यादा सख्त इक़दामात की तैयारी कर रहा है। और जवाब में ईरान वो क्या कर रहा है? ईरान की तरफ से भी सख्त बयानात आते हैं, और वो भी अपने इलाकाई इत्तेहादियों, जैसे यमन में हूथी हैं या इराक में कुछ मिलिशिया ग्रुप्स, उनके जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है। तो वो जो शैडो वॉर थी ना, वो अब सामने आ रही है। जी, ऐसा लग रहा है कि वो अब खुले मैदान में आ रही है। इसमें आलमी ताकतों का क्या किरदार है? और भी पेचीदा बना देती है। देखें, एक तरफ अमेरिका है जो खुलकर इसराइल के साथ है, दूसरी तरफ रूस और चीन के ताल्लुकात ईरान के साथ गहरे हो रहे हैं। तो ये सिर्फ दो मुल्कों का झगड़ा नहीं रहा अब। मतलब ये एक आलमी शतरंज की बसात बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और हर चाल के असरात बहुत दूर तक जाते हैं। जराए इसीलिए खबरदार कर रहे हैं कि खतरात बहुत ज्यादा हैं। क्या खतरात? क्या हो सकता है? सबसे बड़ा खतरा तो एक वसी इलाकाई जंग का है, जिसमें शायद खुलीजी ममालिक भी शामिल हो जाएं। फिर आबनाए हुर्मुज का मामला है, जहां से दुनिया का कितना तेल गुजरता है। अच्छा, तेल की सप्लाई में खलल। जी, और ये पूरा खत्ता जो पहले ही कितना गैर मुस्तहकम है, वहां मजीद तबाही का अंदेशा है। एक बात जो अक्सर खबरों में पीछे रह जाती है, वो है इंसानी पहलू। जी, ये बहुत अहम है। हम मिसाइलों की गिनती करते हैं, सिफारती बयानात सुनते हैं, लेकिन उन लाखों आम लोगों का क्या, जिनकी जिंदगियां इस आग में जल रही हैं? सही कहा आपने। वो बच्चे जो खौफ में बड़े हो रहे हैं, वो खानदान जो फजाई हमलों में बिखर जाते हैं, शहर जो मलबे का ढेर बन रहे हैं, खास तौर पर जो सरहदी इलाके हैं, जुनूबी लेबनान, गजा, शाम के कुछ हिस्से। जी, वहां तो रोजमर्रा की जिंदगी ही एक तरह से नफसियाती जंग बन चुकी है। उसका असर बहुत गहरा है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, इसकी जड़ें कहाँ हैं? ज़राए 1979 के इनकलाब का जिक्र करते हैं। जी, 1979 का ईरानी इनकलाब एक, आप कह लें, फैसला कुन मोड़ था। उससे पहले ईरान एक बादशाहत थी, मगरिब और अमेरिका का इत्तेहादी। इनकलाब के बाद वो एक इस्लामी जमहूरिया बन गया, जिसकी खारजा पॉलिसी का एक बुनियादी नुक्ता ही इसराइल की मुखालफत ठहरा। तो तब से ये दोनों ममालिक बिल्कुल मुखालिफ सिमतों में चल पड़े हैं। बिल्कुल, और नजरियाती तौर पर भी, सियासी तौर पर भी। और सफारतकारी, क्या अमन की कोई कोशिश कामयाब नहीं होती? कोशिशें तो होती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जब भी कोई उम्मीद बनती है ना, कोई न कोई वाकया हो जाता है। कभी किसी जौहरी तनसीब पर कोई पुर असरार धमाका, या कोई बड़ा साइबर हमला। जी, या फिर अक़वाम मुत्तहिदा में कोई सख्त बयानबाजी, और बात वहीं की वहीं रह जाती है। शायद इसकी वजह यह है कि दोनों इसे सिर्फ एक सियासी मसला नहीं समझते। बिल्कुल,
اصل مسئلہ شاید یہی ہے، جیسا کہ ذرائع بھی اشارہ کرتے ہیں کہ دونوں فریق اسے اپنی بقا کی جنگ سمجھتے ہیں۔ اسرائیل سمجھتا ہے کہ اس کی سلامتی خطرے میں ہے، ایران اپنے انقلاب اور اپنے علاقائی اثر و رسوخ کو بچانا چاہتا ہے۔ تو جب بات بقا پر آ جائے تو سمجھوتا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، انتہائی مشکل۔ تو یہ صرف ہتھیاروں کی جنگ نہیں، یہ نظریات کی، شناخت کی اور تاریخ کو کون کیسے بیان کرتا ہے اس کی بھی جنگ ہے۔ جی بالکل، ایک بہت ہی پیچیدہ جال ہے جس میں امن کا راستہ ڈھونڈنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ہمیں اس بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتا ہے جو ذرائع سے بھی نکلتا ہے۔ کیا ایسے ماحول میں امن ممکن ہے جہاں دونوں یہ سمجھتے ہوں کہ ان کا وجود دوسرے کی کمزوری یا شاید تباہی پر منحصر ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ اور عالمی برادری کا کردار، جو خود اتنے مختلف مفادات میں بٹی ہوئی ہے، کیا وہ صرف حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش سے آگے بڑھ کر کچھ کر سکتی ہے؟ کیا کشیدگی کم کرنے کا کوئی حقیقی راستہ ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید ہمارے سننے والوں کو غور کرنا چاہیے۔ ہم آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔